अब मैं आपको बताऊंगा हमारी जो अगली पुस्तक है नगद पुस्तक। ये ग्राम संगठन की हमारी 5वीं पुस्तक है। इसको कैसे लिखना है क्या है वो हम आप समझेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं परिभाषा। जिस पुस्तक में बैठक के अनुसार समस्त वित्तीय लेन देन का विवरण खाता शीर्षक के अनुसार एक साथ लिखते हैं उसे हम नगद पुस्तक कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ समझ लेना कि एक पुस्तक नगद पुस्तक जिसके अंदर हम जितने भी प्रकार के लेन देन कर रहे हैं, जैसे वो नगद कर रहे हैं या बैंक के द्वारा कर रहे हैं या किसी अन्य प्रकार से भी कर रहे हैं, तो सारे के सारे विवरण एक ही बुक के अंदर एक ही मीटिंग के अनुसार एक ही पन्ने पे आ जाएगा। अब इसके कुछ लाभ भी है। लाभ, सभी वित्तीय लेन देन की जानकारी बैठक के अनुसार प्राप्त होती है। दूसरी बात, इस बैठक में बैठक की प्रारंभ राशि और अंतिम शेष राशि का पता चलता है। तीसरी बात, इसी पुस्तक की सहायता से साधारण खाता बही पुस्तक लिखी जाती है। यानी कि हमने जो बात बताई, सबसे पहले हमने कौन सी पुस्तक लिखी थी? बैठक प्रस्ताव पुस्तक। बैठक प्रस्ताव पुस्तक में जितने भी प्रकार के हमने लेन देन किए, यानी कि जो पैसा हमें प्राप्त हुआ उसकी हमने रसीद काट के दे दी, और जो भी पैसा हमने भुगतान किया उसका हमने वाउचर बना के दे दिया। अब उस रसीद और वाउचर चूंकि बैठक के अनुसार बने, तो उसी अनुसार वो सारी की सारी एंट्री हमें इस नगद पुस्तक में लिखनी है। और जब हमने इस पुस्तक में लिख ली तो इसके बाद जो अगली पुस्तक लिखी जाएगी वो इसी की सहायता से लिखी जाएगी। तो लास्ट लाइन हमारी यही बात कहती है कि इसी पुस्तक की सहायता से साधारण खाता बही पुस्तक लिखी जाती है। अब इसमें ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें 3 प्रकार की एंट्री होती है। नंबर 1, सामान्य प्रविष्टि, जिसे हम कहते हैं जनरल एंट्री अंग्रेजी में। दूसरी होती है प्रति प्रविष्टि, जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। और तीसरी होती है हमारी समायोजन प्रविष्टि, यानी कि एडजस्टमेंट एंट्री। ये तीनों प्रकार की एंट्रियां क्या होती है, कैसी होती है, वो तो जब हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। और हमारी जो पुस्तक है नगद पुस्तक कुछ इस प्रकार की है, जिसके ऊपर नगद पुस्तक और जो इसमें ये सारी की सारी एंट्रियां हम इसमें ही लिखेंगे प्राप्ति भुगतान की। अब इसमें कुछ पन्ना हमारा इस प्रकार का भी होता है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। और इसमें सबसे समझने वाली बात है कि अभी तक आपने नगद पुस्तक आपने समूह की देखी, उसके कॉलम और इसके कॉलमों में थोड़ा सा आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि उसके कॉलमों में बैंक का और नगद का कॉलम नहीं है, यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम एक्स्ट्रा में चलते हैं, बैंक वाला कॉलम और नगद वाला कॉलम। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी ग्राम संगठन में कोई राशि प्राप्त हो रही है, अगर नगद प्राप्त होती है तो हमें उस पैसे को नगद वाले कॉलम में लिखना है। और यदि वही राशि हमारी चेक के द्वारा, NEFT, IMPS, UPI के द्वारा प्राप्त होती है, यानी कुल मिला के बैंक के अंदर आ रही है, तो उस राशि का हम बैंक में लिखते हैं। और उसी प्रकार से यदि ग्राम संगठन से किसी राशि का भुगतान किया जा रहा है और वो भुगतान करने के लिए हम चेक का प्रयोग कर रहे हैं या फिर बैंक से DD बनवा के दे रहे हैं, तो उस राशि का हम विवरण लिखेंगे बैंक कॉलम में। तो इस प्रकार से अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे का प्रैक्टिकल देखने। चलिए अब हम नगद पुस्तक का वो करते हैं अभ्यास। तो इस अभ्यास करने में सबसे पहले हमें क्या क्या लेना पड़ता है? सबसे पहले हम लिखेंगे तारीख। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे हम कोई भी तारीख ले लेते हैं, 2019, 1 जनवरी 2019। अब यहाँ दूसरा कॉलम हमसे पूछ रहा है रसीद। रसीद क्रमांक में डैश आ जाएगा, क्यों? क्योंकि हमारा पहला जो बिंदु आता है वो आता है प्रारंभ राशि का। अब यहाँ पे लिख लीजिए प्रारंभ राशि। जैसा कि आपने पहले देखा था ये प्रिंटेड पुस्तक है, केवल हमें बीच में एंट्री डालनी है। तो प्रारंभ राशि, प्रारंभ राशि में नगद राशि में जो पिछले महीने की जो नगद हाथ में रह गई थी वो राशि लिखनी है। मान लेते हैं 500 रुपये नगद राशि हाथ में रखी गई थी। इसके पश्चात बैंक की नगद राशि। जब ये नगद पुस्तक हम लिख रहे हैं तो हमें हमेशा ये
प्रारंभ राशि पिछले महीने की अंतिम राशि को देख करके लिखना है। अब चूंकि हम यहाँ उदाहरण ले रहे हैं, हम ये मान लेते हैं पिछले महीने में अंतिम शेष राशि 1 लाख रुपए बच गई थी। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। सबसे पहले जब हम मीटिंग करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या आता है? समूहों से किस्त और ब्याज। तो उस किस्त और ब्याज को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? यहाँ पे एक टेबल बनानी पड़ती है, जो कि इस प्रकार से ड्रॉ की जाती है। थोड़ा आपको यहाँ पे थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी और ध्यान से देखना पड़ेगा। ये पहला कॉलम तो हमारा रसीद क्रमांक का हो ही गया। ठीक है, यहां पे लिखेंगे समूह का नाम और इसके बाद यहां पे आएगा हमारा किस्त की राशि और यहां आ जाएगी ब्याज की राशि और इसके बाद अगला कॉलम बन जाएगा चेक का, कि चेक से पेमेंट आया, नगद से आया, चेक से आया तो चेक लिखना है। अब इस समूह, पहले हम समूह जिससे पैसा आया, जैसे जैसे पैसा आता आया है उसी के अनुसार हमें लिखना है। और ये कहां से हम कॉपी करेंगे? बैठक प्रस्ताव पुस्तक से, क्योंकि बैठक प्रस्ताव पुस्तक में ये पहले हम सबसे पहले जो कार्यवाही चलती है तो उसमें हम क्या करते हैं? पहले सबसे पहले आपको क्या काम करना है? सब समूहों से जो जो किस्त दे रहा है उसकी किस्त बैठक प्रस्ताव पुस्तक में लिख लेनी है। लिखने के बाद जब सब समूह किस्त और ब्याज दे चुके होते हैं उसके बाद सबकी एक साथ रसीद तैयार करके एक साथ दे दो। और जो टेबल आपने वहाँ समूह के ग्राम संगठन के बैठक रजिस्टर में बनाई है उसी टेबल के अनुसार आपको यहाँ पे टेबल बना लेनी है इस प्रकार से। तो हम जिस क्रम में उसमें टेबल बनी उसी क्रम में यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। जैसे पहले बीजासन माता का नाम आ गया, दूसरा समूह हो गया ज्वाला, तीसरा समूह हो गया गंगा और चौथा समूह हो गया भारत माता। ठीक है, और इनकी जो किस्तें आई है उदाहरण में हम रख लेते हैं 3-3 हजार रुपए सबकी किस्तें आई है। कम ज्यादा भी हो सकती है, मतलब कि आपको वहां हकीकत में तो वो लिखना है जो आपके आया है। हम यहाँ पे केवल उदाहरण लेके चल रहे हैं। इनका ब्याज आया इस समूह से तो आ गया 1000 रुपए, हो सकता है इससे 1500 आ जाए, इससे भी 1000, इससे भी 1000। अब आगे आता है कॉलम हमारा चेक का। तो जरूरी नहीं कि सभी समूह चेक दे दे और जरूरी नहीं कि सभी समूह नगद दे। हो सकता है इस बीजासन माता ने चेक से पेमेंट किया है तो हम यहाँ पे चेक का नंबर कुछ भी डाल देंगे। ज्वाला समूह ने नगद दिया है, यहाँ पे हम नगद लिख लेते हैं या डैश मार लेंगे। बाकी के समूहों ने भी चेक से पेमेंट किया है। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप इस टेबल की तरफ देखोगे तो 1, 2, 3 समूहों ने तो चेक से पेमेंट किया है और एक समूह ने नगद किया है। ठीक है, और जो इनकी रसीद कटी थी वो रसीद नंबर डाल लेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लो 101 नंबर बीजासन माता की थी, 102 नंबर ज्वाला की थी, 103 नंबर गंगा की और 104 नंबर भारत माता की। फिर इसके बाद हम इसका कुल योग कर लेंगे। कुल, अब कुल में क्या लिखेंगे हम? 1, 2, 3, 4 समूहों से पैसा आया 3-3 हजार रुपए, तो 3 चौक 12,000 रुपए की राशि या चेक प्राप्त हुआ। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 4,500 रुपए की राशि या चेक प्राप्त हुआ, यानी कि हमें टोटल लेके चलना है। अब हम इसी राशि को आगे नगद और बैंक कॉलम में लिखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर पैसा नगद प्राप्त हो रहा है तो नगद कॉलम में लिखना है और बैंक से प्राप्त हो रहा है तो बैंक कॉलम में लिखना है। तो उसी प्रकार से हम इस राशि को लिखेंगे कि यहाँ पर 3 समूहों ने तो अपना पैसा चेक के माध्यम से दिया है, तो चेक के माध्यम से जो किस्त आई है 3,000, 3,000, 3,000, टोटल 9,000 रुपए किस्त चेक के माध्यम से आई है। तो ये बैंक में लिख लेंगे हम 9,000 रुपए। इसके बाद जो एक समूह रह गया उसने 3,000 रुपए नगद दिए, तो इसी राशि के आगे हम 3,000 रुपए लिख लेंगे। ठीक है, और नगद पुस्तक से पहले एक कॉलम और भी होता है हमारा,
थोड़ा मिस्टेक हो गया था, उसमें हमारा साधारण खाता बही का नंबर लिखा जाता है, ठीक है। अब इसमें ये दोनों राशि एक साथ ली थी, इसी प्रकार से हमारा ब्याज का कॉलम आ जाता है। तो ब्याज वाले में 1 2 3 3,000 रुपए तो हमारा आया बैंक में, क्योंकि नगद चेक से प्राप्त हुआ था। उसी प्रकार 1,500 रुपए जो हमारे पैसे प्राप्त हुए, 1,500 रुपए वो नगद प्राप्त हुए, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं हम। अभी आगे चलने से पहले ये ध्यान रखना कि जो भी राशियां, किस्त वाली राशि आमने सामने अगर दो तरीके से आई है और एक तरीके से आई है तो एक ही कॉलम में यूज करना है। कुल मिला के अगर दोनों राशि, दो कॉलम एक साथ यूज कर रहे हो तो दोनों का टोटल बराबर होना चाहिए। जैसे किस्तों का हमारे यहाँ टोटल है 12,000, तो यहाँ पे 9,000 प्लस 3,000 12,000, क्योंकि जब हम इसको साधारण खाता बही में लिखेंगे तो एक ही पन्ने पे 12,000 की एंट्री आएगी, जो नंबर हम इस जगह पे डालेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। हो सकता है कि किसी समूह के ऊपर दंड भी लगाओ, जैसे कि हम मान लेते हैं कि ज्वाला समूह ने दंड दिया है, तो हम यहाँ पे नाम लिखेंगे ज्वाला समूह से दंड वसूल। कितना रुपया? हो सकता है 50 रुपए दंड लगाओ, 50 रुपए दंड लगा। अब इस समूह की जो रसीद क्रमांक है वो भी डालेंगे हम आगे। तो रसीद क्रमांक है 102, क्योंकि अगर एक समूह एक साथ पेमेंट कर रहा है, भले 3-4 मद का, कोई कितने भी मद का पेमेंट कर रहा हो, उसको एक ही रसीद जारी करनी है। और यदि वो चेक और बैंक यानी कि चेक और नगद से पेमेंट दोनों तरीके से पेमेंट कर रहा है तो उसको 2 रसीद जारी होगी। इसी प्रकार से सुगना बाई CLF से ऋण प्राप्त, चेक नंबर यानी कि चेक के द्वारा पैसा प्राप्त हुआ है, चेक नंबर डाल देंगे। अब सुगना भाई CLF से पैसा प्राप्त हुआ है 1 लाख रुपया। अब उस 1 लाख रुपए को हम कहाँ लिखेंगे? जैसा कि मैंने बताया था कि चेक से अगर कोई पैसा प्राप्त होता है तो हमें बैंक कॉलम में लिखना है। उसी प्रकार बैंक कॉलम में लिखने के पश्चात इसको भी हमें एक रसीद काटी गई है क्योंकि पैसा आया है, तो रसीद क्रमांक हो गया 105। तो आपने देखा कि पैसा कहां कहां से आ सकता है, जहां जहां से जैसे जैसे पैसा आएगा आपको इसी प्रकार से लिखना है। कुल मिला के आपको सावधानी ये रखनी है कि प्राप्ति का पैसा प्राप्ति की तरफ ही लिखना है, और यदि नगद प्राप्त हो तो नगद में, और अगर बैंक से प्राप्त हो तो बैंक में लिखना है। तो कुल मिला के हमारा जो प्राप्ति वाला पार्ट है ये पूरा लिखने के बाद फिर उसके बाद हमें लिखना है भुगतान वाला पोर्शन। अब भुगतान वाले पोर्शन में सबसे पहले हम लिखेंगे, इसमें भी यहाँ पर साधारण खाता बही होता है, तो भुगतान वाले पोर्शन में सबसे पहले हम तारीख लिखेंगे। तारीख वही रहेगी जो हमने प्राप्ति की तरफ लिखा था, 1/1/19। अब सबसे पहले हमें भुगतान विवरण डालना है कि हम क्या चीज का भुगतान कर रहे हैं। तो सबसे पहले हो सकता है कि हम CLF को किस्त और ब्याज दिया, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे CLF को ऋण वापसी, CLF को ऋण वापसी। इसके अंदर भी एक टेबल बनेगी हमारी, छोटी सी टेबल बनेगी क्योंकि एक लाइन का वर्ड है। अब इस एक लाइन में आ जाएगा हमारा किस्त, ब्याज, कुल और चेक नंबर, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे हम उधार लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे कुल राशि कितनी भुगतान करी CLF को? 5,000 रुपए। और ब्याज का भुगतान कितना किया? 1,000 रुपए।
टोटल राशि 6000 रुपए, ठीक है। और इसके बाद इसका चेक नंबर 240 261, ठीक है ना। अब यहां पे हमने देख लिया ब्याज भुगतान कर दिया, किस्त भुगतान कर दी। अब हमें इसे लिखना कैसे है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम किस्त लिखेंगे। किस्त को यहां पर बैंक वाले कॉलम में अलग ही डालेंगे और उसके बाद नीचे लिखेंगे हम ब्याज की राशि। अब हमने यहाँ पे अलग अलग क्यों किया, जबकि यहाँ पर राशि एक गई है 6000 रुपए की और हमने यहाँ पर इन दोनों राशियों को अलग अलग कर दिया। उसका कारण क्या है कि 5000 जो था वो लोन का किस्त था, यानी कि लोन जो होता है हमारा उधार का पैसा वो दायित्व है, और जबकि 1000 रुपए जो लिखा जाएगा वो हमारे व्यय खाते में लिखा जाएगा, यानी कि दोनों के खाते अलग अलग हैं। अब यहाँ पे हम इनका वाउचर क्रमांक डालेंगे, तो वाउचर क्रमांक मान लेते हैं 219, ठीक है। इसके बाद आगे चलेंगे हम वीओए का मानदेय, वीओए का मानदेय, वीओए का मानदेय, वीओए को कितना पैसा दिया, हो सकता है नगद 500 रुपए दे दिया, यही मान लेते हैं 500 रुपए नगद दे दिया। यहाँ पे भी वाउचर क्रमांक आ जाएगा 220, ठीक है। इसके बाद सफर खर्च, पदाधिकारी बैंक जाते हैं, सीएलएफ की मीटिंग में जाते हैं, तो उनको कुछ पैसा दिया जाता है ताकि उनके आने जाने का जो किराया है वो दे सके। तो सफर खर्च में मान लेते 100 रुपए दे दिए, ये कम ज्यादा भी हो सकता है दूरी के हिसाब से। यहाँ पे जो मैं इस वीडियो के माध्यम से ट्रेनिंग बता रहा हूँ, तो इसका मतलब आप ये मत समझ लेना कि केवल 100 रुपए देना है। भाई जहाँ पे वो जा रहे हैं पता नहीं कितनी दूर हो या कितना पास हो, अगर पास में है हो सकता है पैदल पैदल चले जाए, इतना पास हो कि 2 मिनट का रास्ता हो और पैदल चले जाए तो कोई किराया नहीं देना, और हो सकता है इतना दूर हो कि 150 रुपए भी लग सकते हैं, क्योंकि एक महीने में 2 बार तो वो क्लस्टर संगठन की मीटिंग में जाएंगे, एक बार हो सकता है बैंक में पैसा जमा कराने जाए, ठीक है ना। उसी हिसाब से किराया देना, और यहाँ पर 221 रुपए आ जाएगा, तो 221 नंबर आ जाएगा। 222 नंबर का वाउचर हमें बनाना है कार्यालय किराया, ठीक है। कार्यालय किराया, कार्यालय किराया का भी 500 रुपए भुगतान किया गया। और इसके बाद ये हमारे कार्यालय की लेन देन होने के पश्चात हमने एक काम और भी किया है, ऋण वितरण। भाई ग्राम सीएलएफ ने ये लोन के लिए पैसा दिया था और लोन का पैसा समूह को भी तो देना पड़ेगा, तो इस लोन के पैसे को भी हम वितरण करेंगे। तो यहाँ पे आता है एक अकाउंट आता है समूह ऋण खाता, समूह ऋण खाता। इसमें एक छोटी सी टेबल हमें बनानी पड़ेगी, जिसमें आ जाएगा समूह का नाम, ऋण राशि और चेक क्रमांक, ठीक है। ऋण राशि आ जाएगी, समूह का चेक क्रमांक आ जाएगा। तो अब यहाँ पर 202 नंबर वाउचर पर एक का हम भुगतान दिखा चुके हैं, तो अब अगला भुगतान जो हम दिखाएंगे 223 नंबर पे, और समूह का नाम हम रख लेते हैं अंजलि एसएचजी। इस एसएचजी को कितना पैसा दिया है, 50,000 रुपए, और चेक क्रमांक 240 241। और इसी प्रकार से एक समूह और है, उसका है गीता एसएचजी नाम, इसको भी 50,000 दे दिया।
चेक क्रमांक आ जाएगा 242। इस प्रकार से टोटल राशि का कितना भुगतान कर दिया हमने, 1 2 3 4 5, 1 लाख रुपए राशि हमने जैसे आया वैसे दे दिया। और यहाँ पे लिख देंगे हम कुल, और ये राशि हम टोटल डालेंगे बैंक वाले कॉलम में। ठीक है, अब ये टेबल हमारी बन चुकी है, यानी कि हमने इस तरफ तो हमने लिख दिए पूरे प्राप्ति के विवरण, जहां जहां से पैसा आया जैसे जैसे आया वो यहाँ लिख दिया, और जैसे जैसे हमने पैसा दिया है वो यहाँ लिख दिया। और इतना लिखने के बाद अब हम इनका टोटल योग करेंगे। टोटल योग करने के लिए हमारी जो पुस्तक है उसमें आखिरी एक लाइन खींच देंगे। लाइन खींचने के पश्चात दोनों तरफ का योग कर लेंगे। कुल और ये भी कुल। ठीक है, अब कुल कर लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए पहले नगद में कितना पैसा आया हमारे पास, 3001 आ गया, 1501 आ गया, 4500 हो गया, और 500 5000 टोटल हो गया 5050 रुपए। 5050 रुपए टोटल हो गया। इसी प्रकार से बैंक वाले कॉलम को देखो कितना पैसा आया हमारे पास, 1 लाख पहले से पड़ा था, 1 लाख और आ गया। ठीक है, तो टोटल हो गए 2 लाख, और 9000 और 3001 था, तो टोटल कितना बढ़ गया, 2,12,000। 2,12,000। अब आप सोच रहे होंगे थोड़ा सा यहाँ पर भी कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई 1 लाख रुपए इनके पास पड़ा था तो क्लस्टर संगठन से लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो यहाँ पे सबसे पहले सोचने वाली बात ये, जब ये आ जाती है तो आपको ध्यान रखना, यदि आप नए बीओए बने हैं और आपके यहाँ बीआरएफ की राशि नहीं आई तो आने वाले टाइम में एक बीआरएफ की राशि भी मिलती है, जो कि पहले 1.5 लाख थी, आजकल वो 75,000 रुपए कर दी गई है, और वो भी 2 या 3 किश्तों के अंदर। जो पुराने ग्राम संगठन है उनको 1.5 लाख रुपए मिला गया था, तो हो सकता है ये बीआरएफ का पैसा या कोई अन्य पैसा हो सहायता का। तो टोटल राशि 2,12,000। अब आपको ये ध्यान रखना है कि 5,050 रुपए नगद के अंदर है और 2,12,000 बैंक कॉलम में, तो ये टोटल आपका इस तरफ भुगतान में भी बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ सीधे ही लिख लेते हैं 5,050 नगद वाले कॉलम में लिख लेते हैं, और 2,12,000 रुपए बैंक वाले कॉलम में लिख लेते हैं। ठीक है, 5,050 रुपए हमने नगद वाले कॉलम में प्राप्ति की तरफ भी लिख लिया, क्योंकि प्राप्ति में इसका योग 5,050 बन रहा था, और उसी प्रकार नगद में भी हमने टोटल में 5,050 लिख लिया, क्योंकि प्राप्ति में हमारे पास 5,050 रुपए नगद थे। उसी प्रकार से बैंक वाले कॉलम का कुल योग आया 2,12,000, तो वही राशि हमने बैंक वाले में 2,12,000 भुगतान में भी लिख लिया, क्योंकि इसके बराबर हमारी राशि आनी चाहिए। तो अब देख लेते हैं हम कि नगद में क्या हुआ। नगद में हम इसके बीच में एक लाइन लगा लेते हैं, जिसमें हम पहले इसका भुगतान दिखाएंगे कि कितना टोटल भुगतान हुआ। भुगतान 500 और 500 1,000 और 100 1,100 रुपए हमारा नगद में भुगतान हुआ, और बैंक वाले कॉलम में हुआ 1,06,000। 1,06,000। ठीक है, कितना भुगतान हुआ, 1,100 रुपए तो नगद में हुआ है, और 1,06,000 रुपए भुगतान हमारा बैंक में हुआ है। तो इसका मतलब टोटल राशि कितनी थी हमारे पास नगद में, 5,050, लेकिन 5,050 में से हमने कितना भुगतान किया, 1,100। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेन से अंतिम शेष राशि। ठीक है, अंतिम शेष राशि तो कितनी बची अंतिम शेष राशि, 3,950 रुपए।
क्योंकि आप कैलकुलेशन करना, 5050 में से 1100 रुपए आप घटाओगे तो 3950 रुपए ये हाथ में शेष बच गया है। उसी प्रकार से 2,12,000 रुपए बैंक में थे और उन 2,12,000 में से 1,06,000 का हमने भुगतान कर दिया, तो हमारे पास शेष कितना बच गया? 1,06,000 रुपए हमारे पास शेष बच गया। ठीक है, जब 1,06,000 बच गया, क्योंकि अब ये प्राप्ति और भुगतान दोनों बराबर है और ये नगद पुस्तक लिखने का थोड़ा सा तरीका है। अब इसमें सावधानी वाली बात क्या है कि अभी हमने जब ये पुस्तक लिखी तो बहुत सारी लाइनें हमारे बीच में आपको ब्लैंक दिख रही होगी, तो इन ब्लैंक लाइनों में आपको क्या करना है? डैश लगा के सबको फिल कर देना है, क्योंकि इन लाइनों को बाद में कोई भी गलत एंट्री डाल के पूरे रिकॉर्ड को खराब कर सकता है। और उसी प्रकार से हमें ये सारी यहां पर भी फिल करना पड़ेगा, एक भी कॉलम या एक भी लाइन हमें नहीं छोड़नी। अभी तक आप जो बोर्ड पे जो मैंने पैटर्न बताया, सीधा सीधा पैटर्न बताया, नगद वाले का टोटल नगद में ले लिया, बैंक वाले का टोटल बैंक में ले लिया। उसी प्रकार से भुगतान वाली साइड नगद का टोटल नगद में आ गया, बैंक का टोटल बैंक में आ गया। और जो हमारी ये जो एंट्री होती है इसको हम जो कहते हैं, ये हमारी सामान्य प्रविष्टि है, सामान्य प्रविष्टि। बाकी अन्य प्रविष्टि कैसे करेंगे वो अभी हम थोड़ी देर में बताते हैं आपको। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सामान्य प्रविष्टि कौन सी होती है। उसी सामान्य प्रविष्टि जो हमने बनाई थी बोर्ड पर, उसी में हल्का सा परिवर्तन करा है, जो आप इसमें देख सकते हैं। परिवर्तन में कुछ नहीं है, सारी एंट्रियां एज वेल एज है। 500 रुपए हमारी प्रारंभ में पहले थी, 3,000 रुपए और 1,500 रुपए हमारी दो एंट्रियां थी, 50 रुपए की एक एंट्री थी। इस प्रकार पिछला योग हमारा दिखा रहा था 5,050 रुपए, तो वही का वही योग अभी है। बस हमने ये जो परिवर्तन किया है वो यहाँ पर है कि एक खरीद कमेटी का भी चेक बनाया है, जो कि है 50,000 रुपए का। खरीद कमेटी जो सामान खरीदने के लिए हम ग्राम संगठन में बनाएंगे। जब भी हमें सामान खरीदने की आवश्यकता होगी तो 2-3 महिलाओं को एक साथ करके और सामान खरीदने के लिए खरीद कमेटी बना लेंगे, जो बाजार से जाके सामान ले आएगी। और इस खरीद कमेटी में 1-2 मेंबर ग्राम संगठन के अन्य सदस्य रहते हैं और 1 मेंबर खुद कोषाध्यक्ष रहता है, क्योंकि कोषाध्यक्ष के पास ही जिम्मेदारी होती है पैसे देने की। तो ये थोड़ा सा परिवर्तन हमने यहाँ किया है। तो उसके बाद जब हम प्रति प्रविष्टि की एंट्रियां आपको यहाँ समझाएंगे तो वो कैसे हो रही है। यदि हम इन्हीं एंट्रियों को सीधा सीधा नीचे काउंट कर लेते हैं तो ये सामान्य बन जाती है, परंतु प्रति प्रविष्टि में हमारी बैंक एंट्रियां शामिल हो जाती है। तो हम ये मान लेते हैं कि जब हमने इसका टोटल किया 1100 और 1100 रुपए का, जब हमने इसमें से माइनस किया था तो 3,950 रुपए हमारे अंतिम शेष राशि में आ रहे थे, परंतु हम उस 3,950 में से 950 रुपए हाथ में रख लेते हैं और बाकी के 3,000 रुपए बैंक में जमा करा देते हैं। तो यहां पर एक एंट्री और आ जाएगी, बैंक में जमा। 3,000 रुपए की एंट्री लिख दी, कुल भुगतान हमारा कितना हुआ था? 1,100 रुपए का। तो इस प्रकार से नगद की एंट्रियां 5,050 यहां थे और 5,050 यहाँ टोटल हो जाएगा। अगर ध्यान से देखा जाए तो 1,100 प्लस 3,000 प्लस 950, इन तीनों एंट्रियों को मिला के हमारे 5,050 हो जाते हैं। बस 3,000 हमने क्या किया? बैंक में जमा किया है। अब चूंकि पैसा बैंक में जमा हो चुका है तो इसकी एक एंट्री हमारी बैंक कॉलम में भी नजर आनी चाहिए, क्योंकि जब पैसा बैंक में जमा हो रहा है तो वो एंट्री हमें वहां दिखाई देनी चाहिए। तो सेम एंट्री हम बैंक में जमा की यहाँ पे भी लिखते हैं, बैंक में जमा। तो यहाँ पे हमने नगद कॉलम में नगद राशि बैंक में जमा कराने के लिए भुगतान कर दी। जब ये बैंक में पहुंच जाएगी तो कहाँ दिखेगी हमें? बैंक कॉलम में। तो यहाँ पे 3,000 रुपए और बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से जब हम इन राशियों का टोटल योग करेंगे तो टोटल आएगा हमारे पास 2,00,000
15,000 रुपए। प्रति प्रविष्टि में ये एंट्री कॉपी होकर इधर भी आएगी, बस दोनों में एक ही अंतर रहेगा कि यदि बैंक में पैसा जमा हो रहा है तो जमा करते वक्त उस प्रविष्टि का भुगतान की तरफ नगद कॉलम में दिखाई देगी और प्राप्ति की तरफ वो बैंक कॉलम में दिखाई देगी। और इसके विपरीत यदि बैंक से पैसा निकाला गया है तो वही प्रविष्टि आपको बैंक कॉलम में भुगतान की तरफ नजर आएगी और प्राप्ति के अंदर वो नगद में नजर आ जाएगी। और इसके बाद फिर आगे हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो भुगतान करा है 1 लाख रुपए तो हमने नया ऋण मंजूर कर दिया, 6,000 रुपए बैंक उसको CLF को किस्त ब्याज भुगतान कर दिया और 50,000 रुपए हमने खरीद कमेटी को दे दिए। तो इस प्रकार से टोटल भुगतान हो गया 1,56,000 रुपए, 1,56,000 रुपए। और हमारा टोटल कितना था बैंक कॉलम का? 2,15,000 रुपए, 2,15,000 रुपए। जब हम 2,15,000 में से 1,56,000 को घटाएंगे तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा? 59,000 रुपए हमारा टोटल बचेगा शेष राशि। यानी कि अंतिम शेष राशि में कितना बचा हमारे बैंक में? 59,000। इस प्रकार यदि आप ये पूरी लेन देन होने के बाद और बैंक में जो चेक लगाने के बाद जो चेक प्राप्त हुआ वो क्लियर होने के बाद अगर सही प्रकार से सभी भुगतान और प्राप्ति चेक वाली सही प्रकार से हो जाती है और उसके बाद यदि आप पासबुक की एंट्री भी कराते हो तो आपको ये बैलेंस प्राप्त होगा। और यदि ये बैलेंस प्राप्त नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है। वो त्रुटि क्या हो सकती है? या तो चेक बाउंस हो गया, या तो आपका दिया हुआ चेक बाउंस हो गया, या आपने जो चेक लिया था वो बाउंस हो गया, इसलिए ये बैलेंस कम ज्यादा आ रहा है। नहीं तो ये बैलेंस एक जो हमारे नगद पुस्तक में आएगा वही आपका बैंक की पासबुक में दिखाई देगा। अब इसके बाद हम देखेंगे समायोजन प्रविष्टि। लेकिन समायोजन प्रविष्टि के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमने यहाँ पर तो खरीद कमेटी को पैसा दे दिया, अब इसका हम समायोजन किस प्रकार करेंगे वो हम देखेंगे फरवरी की मीटिंग में, क्योंकि ये जनवरी की मीटिंग थी, वो फरवरी की मीटिंग में होगा कि उसका समायोजन किस प्रकार किया जाएगा। जैसा कि आपने देख लिया 2 प्रकार की एंट्रियां की पहली मैंने बता दी थी सामान्य कैसे लिखनी है, उसके बाद हमने बताई प्रति प्रविष्टि कैसे लिखनी है। अब चूंकि प्रति प्रविष्टि वाली एंट्री में मैंने आपको एक एंट्री दिखाई थी कि खरीद कमेटी को 50,000 रुपए का एक चेक दिया गया था। अब चूंकि अब उस चेक का हमें समायोजन भी करना है, क्योंकि समायोजन इसलिए किया जाता है ताकि हमें प्रत्येक प्रविष्टि का अच्छे से जानकारी मिले कि क्या क्या सामान खरीदा गया था और बाकी बचे हुए पैसे कहाँ चले गए। क्योंकि अग्रिम इसलिए दिया गया क्योंकि किसी भी सामान का एग्जैक्ट प्राइस मालूम नहीं होता, या फिर जरूरी नहीं कि सामान के लिए अग्रिम दिया जाए, हो सकता है कोई कार्यक्रम हो, फंक्शन हो, तो एडवांस पहले ले लिया और उस एडवांस में से जो भी काम करना था वो काम करने के पश्चात जो पैसा बच गया वो वापस आ जाए। तो उसका समायोजन किस प्रकार? अब हम यहाँ पे आपको पूरा नहीं बताएंगे, उदाहरण केवल उन्हीं का लेंगे जितना हमें लेना है, बाकी उसी एंट्री को सबके साथ आप सम्मिलित कर सकते हो। अब रही बात उदाहरण के तौर पर हम मान लेते हैं कि पिछले महीने में हमने दिया था खरीद कमेटी को अग्रिम, खरीद कमेटी को अग्रिम। आपको ध्यान होगा वो 50,000 रुपए का जो हमने चेक दिया था, यहाँ पे 50,000 का चेक दिया था, वो बैंक कॉलम में लिखा था। क्यों? क्योंकि वो चेक था। परंतु खरीद कमेटी का क्योंकि अब हम यहाँ पे समायोजन कर रहे हैं तो उदाहरण ये लेते हैं कि एक प्रकार से खरीद कमेटी का वो पैसा हम नगद कॉलम में लिख लेते हैं। सीधी भाषा में अगर बात की जाए तो खरीद कमेटी क्या कर चुकी है? जो सामान उनको लाने का दायित्व दिया गया था वो सारा सामान वो खरीद चुके हैं और खरीदने के बाद जो बचा हुआ पैसा है वो लौटा चुके हैं। अब चूंकि वो सब कुछ काम कर चुके हैं, सामान भी खरीद लिया और पैसा भी लौटा दिया, परंतु यहाँ पे आंकड़े तो हमें लिखित में दिखाई देने चाहिए कि पैसे की किस प्रकार से उन्होंने भुगतान किया और प्राप्ति की, और उसका योग भी हमारा बराबर आना चाहिए। तो 50,000 रुपए तो उन्होंने इस बार हमने नगद में लिख लिया, पिछली बार उसी एंट्री को हमने बैंक कॉलम में लिखी थी, अब वो एंट्री हमारी नगद में। एक प्रकार से ये मान लो
कि ये पैसा नगद आ चुका है। अब इस नगद आए हुए पैसे से हमने क्या क्या किया, उसका एक वाउचर बन जाएगा। जैसे मान लो 225 नंबर वाउचर पे हमने क्या खरीदा, कुर्सी। कुर्सी आई हमारी 1000 रुपए की। इसके अलावा 226 नंबर वाउचर पे अलमारी। अलमारी कितनी की आई, 5000 रुपए की। 227 नंबर पर कार्यालय की स्टेशनरी खरीद के लेके आ गए, स्टेशनरी, वो 1000 की आई। 228 नंबर पे 2 फर्श खरीद लाए, फर्श, 2 फर्श पड़े वहां, 2 फर्श लेके आए 8000 रुपए के। ठीक है, इसी प्रकार से अलमारी होगी, एक मेज खरीद लाए, 229 नंबर मेज, मेज आ गई 5000 की। और इसके अलावा, मेज के अलावा और भी हमने सामान खरीदा, जैसे कुछ बर्तन खरीदे, एक पति, क्योंकि कोई कैडर आता है उनको रखने के लिए रखते हैं, तो वो अपना खाना वाना कैसे बनाएंगे, क्या है क्या नहीं, ये सारे सामान के लिए हमने कुछ बर्तन, गैस चूल्हा वगैरह भी खरीदा। उसको हम कंबाइंड में एक साथ लिख लेते हैं, 230 बर्तन व खाना बनाने का सामान, जिसमें गैस चूल्हा वगैरह सब आ गया। वैसे तो हमें अलग अलग एंट्रियां लिखनी चाहिए, लेकिन हम शॉर्टकट में थोड़ा आपको ये बता देते हैं कि मान लो ये सारा सामान आया टोटल 20,000 रुपए का। 20,000 का सामान आया, तो इस प्रकार से ये सामान आ गया 20,000 का। इसके अलावा कोई अन्य और भी सामान लेके आए हैं, काफी सामान होते हैं, कुछ अन्य पोस्टर वगैरह, ग्राम संगठन का उन्होंने वो बोर्ड वगैरह बनवाया, बोर्ड और स्टेशनरी बोर्ड के साथ साथ पोस्टर वगैरह भी बनवाए समूह से रिलेटेड, वो सारे खर्चे बोर्ड व पोस्टर ये भी बना लिए 5,000 में। ठीक है, अब ये क्या हुआ, यहाँ 50,000 का लिए थे, यहाँ ये सामान लिया है, और लाने के बाद अब इसका कुल योग कर लेते हैं। भुगतान कितना हो गया, 20, 5 25, 5 30, 30 और 8 38, 38 और 5 43 और 2 45, तो 45,000 रुपए हमारे खर्च हो चुके हैं। क्या हो गया, 45,000 हमारे खर्च हो चुके हैं। अब यहां से हम, यहां पे हमारा टोटल था 5,950, सॉरी 50,950 रुपए, और यहाँ पे हमारा टोटल योग कितना आना चाहिए, 50,950 रुपए। अब 50,950 में से 45,000 खर्च हो चुके हैं, बाकी अंतिम शेष में यानी कि बचे हुए पैसे में से कुछ पैसा पदाधिकारियों ने हाथ में रख लिया, मान लेते हैं 950 रुपए हाथ में रख लिए, और बाकी पैसा बैंक में जमा करा दिया। तो बैंक में जमा करा दिया 5,000 रुपए। ठीक है ना, बैंक में जमा करा दिया 5,000 रुपए, 5,000 जमा करा दिया बैंक में जमा, तो फिर यही राशि हमारी यहाँ पे भी आएगी, बैंक में जमा। तो ये राशि हम लिखेंगे बैंक कॉलम में 5,000 रुपए। तो टोटल हो गया, अब यहाँ इन दोनों का टोटल हो गया, यहाँ पे 59,000 था और ये 5,000 मिला के हो गया हमारे पास 64,000 रुपए, 64,000 रुपए। अब यहाँ पे बैंक कॉलम को अगर हम देखेंगे तो कोई भी खर्चा नहीं किया बैंक के अंदर, तो भुगतान कुछ भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हो गया कि 64,000 रुपए हमारे बैंक में सेव पड़े हुए हैं, टोटल में भी 64,000 आ जाएंगे। और ये कुल
बराबर हो गया। ये जो मैंने आपको दिखाई एंट्री केवल प्रति प्रविष्टि के तौर पे कैसे उसका एडजस्टमेंट करना है वो आपको सिखाया। बाकी इन एंट्रियों को हमें बाकी एंट्रियों के साथ लेके चलना है अगर हुई है तो, और इसमें कोई भी गलती नहीं करनी। पिछली मीटिंग में ये पैसा हमें प्राप्त हुआ था, इस मीटिंग में उसका हमने समायोजन कर दिया प्राप्ति में उस पैसे को लेकर के। तो इस प्रकार से हमने नगद पुस्तक के तीनों पार्ट आपको अलग अलग अच्छे से बता दिए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत आए तो डीआरसी में या फिर अपने सीएलएम में एक बार जानकारी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना इस पुस्तक में भूल कर भी कोई गलती मत करना, कोई काटा पीटी ना हो और साफ सुथरी लिखाई में हो। और गलती से भी कोई काटा पीटी कोई गलती हो जाती तो उस गलती का सुधार भी आपको सफाई से करना है। हो सकता है गलती से अगर मैंने यहाँ पे 4500 लिख दिया होता, जैसे 4500 रुपये लिख दिया, तो हमें इस गलती को किसी भी हालत में इस तरह से भी नहीं करना, ना ही कोई अन्य तरीके से मिटाना है। हमें कुल क्या करना है, सीधा सा एक गोला लगाना है और इस गोले के पास में 5000 रुपए लिख देने हैं और यहाँ पे पदाधिकारियों के साइन करवा लेना है, क्योंकि इससे ये पता रहेगा कि इन्होंने पहले क्या लिखा था गलती से और अब क्या लिखा है, और ये एक केवल गलती है। और वैसे भी सावधानी तो ये रखना कि धीरे धीरे काम करो, क्योंकि ये पुस्तक वैसे भी मीटिंग खत्म होने के बाद भी लिख सकते हो आप आराम से। आज हम नगद पुस्तक के बारे में पढ़ रहे हैं, उसको इसमें थोड़ी बहुत हम जानकारी ये भी जहाँ देख लेते हैं कि कुछ एंट्री ऐसी होती है जैसे कि किसी समूह ने चेक दिया परंतु वो चेक बैंक में जमा कराने के पश्चात वापस ही बाउंस हो गया या रिटर्न आ गया, तो वो एंट्री हम कैसे करेंगे। उदाहरण के तौर पर हम ये मान लेते हैं कि राधा एसएचजी है। अब यहाँ पे हम इस बोर्ड के ऊपर केवल उदाहरण लेना है, बाकी आपको जो भी एंट्री हम यहाँ बता रहे हैं उसको आपको बाकी की जो एंट्री है उसके साथ में लेकर चलना है। अब यहाँ पर केवल हम एक एंट्री बता रहे हैं कि आपको चेक की एंट्री लिखनी कैसे है। अभी जो चेक की एंट्री बता रहे हैं इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आपको इसको अकेले ही लिखना है, बल्कि आपको बाकी एंट्रियों के साथ लिखना है। लेकिन लिखना कैसे, मान लो 1 जनवरी को राधा एसएचजी ने 3000 रुपए किस्त और 1000 रुपए ब्याज दिया था। ठीक है, हमने इस किस्त और ब्याज को अपनी नगद पुस्तक में लिख लिया। लिखने के पश्चात जब अंतिम शेष राशि जो हमने बैंक कॉलम में इस जगह लिखी थी उस राशि में ये पैसा जुड़ चुका है, परंतु जब हमने मीटिंग खत्म हो गई उसके बाद अगले महीने में जब उस चेक के बारे में पता चला तो वो चेक क्या था, रिटर्न आ गया। अभी जरूरी नहीं कि हमें अगले महीने पता चले, जब भी हम बैंक जाएंगे तभी हमें पता चलेगा। उस केस में क्या करना है कि आपको वही एंट्री, जैसे यहाँ पर तो हमने इस एंट्री को प्राप्ति में दिखा दिया कि हमें चेक प्राप्त हुआ, 3000 की राशि थी, यानी टोटल 4000 रुपए की राशि थी। परंतु इसी राशि को क्या करना, जिस भी मीटिंग में आपको लिखे, मान लो आपने ये जल्दी आपको पता चल गया और आपने यहाँ पे फरवरी की मीटिंग में इसको रिसीव कर रहे हो, तो फरवरी की मीटिंग में इस राशि को यहाँ पे हमें लिखना है कि राधा एसएचजी से चेक वापसी, नीचे कॉलम कर देंगे बैंक से, क्योंकि बैंक ने चेक बाउंस कर दिया, वो चेक वापस आ गया। किसका चेक वापस आया, राधा एसएचजी का। और इसी चेक, इसी राशि को हमें बैंक कॉलम में, ये राशि जो बैंक से कॉलम में बैंक से वापस आई है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4000 रुपए। कितने रुपए का चेक था वो, 4000 का। और इस 4000 का जब चेक वापस हो गया तो ये ऑटोमेटिकली इस अंतिम शेष राशि से माइनस हो जाएगा और जो हमारे बैंक का बैलेंस था वो एज वेल एज वहीं के वहीं आ जाएगा। और जब इस राशि को आप यहाँ पे माइनस कर देते हो तो यही राशि आपको सभी जगह एंट्री में वापस दिखानी है, यानी कि ऋण पुस्तक में भी उस राशि को वापस समायोजन करना और वापस लिखना है, और अपने बैठक प्रस्ताव पुस्तक में भी वापस लिखना है। जिस तरीके से मैंने आपको नगद पुस्तक में बताया है वही तरीका आपको बैठक प्रस्ताव पुस्तक में पहले अपनाना पड़ेगा। यानी कि नगद पुस्तक तो हम बाद में लिखते हैं, पहले तो आपको यही बात आपको बैठक प्रस्ताव पुस्तक में लिखनी पड़ेगी। और बैठक प्रस्ताव पुस्तक में आपको लिखना है कि बैंक से चेक वापसी कितना रुपया आया और वो पैसा वापस आपको भुगतान में दिखाना पड़ेगा।
और भुगतान में दिखाने के बाद, क्योंकि ये भुगतान ही है, क्योंकि आपने पहले प्राप्ति में दिखाया था और इस बार भुगतान में दिखा रहे हो, और इस तरह से आपकी प्रविष्टियां बराबर हो जाएगी और चेक वाली एंट्री सही हो जाएगी। जैसे कि अभी हम पिछली पुस्तक में, नगद पुस्तक में देखा कि एक शब्द आता है खाता शीर्षक, तो वो खाता शीर्षक कौन कौन से हो सकते हैं। एक बार हम खाता शीर्षकों को ऊपर नजर डाल लेते हैं। कुछ खाता शीर्षक यहाँ पे मैंने सामने लिखे हुए हैं। जैसे पहले है ग्राम संगठन सदस्यता शुल्क, क्योंकि अब जो हम अगली पुस्तक पढ़ने वाले हैं साधारण खाता बही एवं प्राप्ति भुगतान, उसके अंदर सारे जो भी एंट्री हम लिखेंगे वो खाता शीर्षक के अनुसार अलग अलग डालेंगे। जैसे सदस्यता शुल्क की एंट्री अलग लिखेंगे, ग्राम संगठन सहयोग राशि अलग लिखेंगे, संकुल स्तरीय संगठन का ऋण अलग लिखेंगे। इस प्रकार सारे ऋण अलग अलग होंगे। अब उन अलग अलग ऋणों को लिखने का तरीका क्या रहेगा, वो तरीका हम जानने से पहले एक बार खाता शीर्षकों पर नजर डाल लेते हैं। पहला है ग्राम संगठन सदस्यता शुल्क। इसमें जो ग्राम संगठन में सदस्य समूह अपना जो प्रवेश शुल्क जमा कराते हैं 10-10 रुपए, यानी कि एक समूह से टोटल जितना पैसा आता है सदस्यता शुल्क का वो लिखा जाता है। इसके बाद हमारा जो दूसरा बिंदु आता है ग्राम संगठन सहयोग राशि। इसके अंदर हमारे ग्राम संगठन का जो हिस्सा धन वगैरह आ जाता है वो आ जाता है। इसके बाद संकुल स्तरीय संगठन ऋण खाता, इसका मतलब है जो क्लस्टर संगठन ग्राम संगठन को लोन देता है, ऋण देता है, उसके बारे में जान रहे थे। इसके बाद बैंक से प्राप्त ऋण खाता, यदि ग्राम संगठन आगे चल के कोई बैंक से लोन लेता है तो उस ऋण का जो खाता बनेगा वो इधर यहाँ पे लिखेंगे। आर्थिक दंड खाता, यानी कि किसी समूह ने कोई लेट हुआ या किसी भी अन्य किस्त ना देने के कारण कोई दंड लगाया गया है तो उसका विवरण इसमें आता है। इस पर ऋण पर प्राप्त ब्याज खाता, उसके बाद बैंक में जमा राशि पर ब्याज, क्योंकि बैंक खाता है तो ब्याज भी मिलता होगा। इसके बाद अन्य आय खाता, इसके अलावा कोई अन्य आय हो रही है तो उसके का विवरण लिखेंगे तो वो इस खाते में लिखेंगे। इसके पश्चात सक्रिय महिला का बजट प्राप्त खाता। सक्रिय महिला यानी जिसे हम गांव में आम भाषा में समूह सखी कहते हैं, उसका जो मानदेय देंगे या सरकार से जो बजट मिलेगा उसका विवरण हम इसमें लिखेंगे। ग्राम संगठन का वार्षिक बजट प्राप्त खाता, इसी प्रकार से संकुल स्तरीय संगठन से प्राप्त ऋण खाता, यानी कि CLF जो ऋण देगा। और इसके बाद नया ऋण मंजूरी खाता, संकुल स्तरीय संगठन को जमा ऋण की किस्त खाता, संकुल स्तरीय संगठन को जमा ऋण का ब्याज खाता, कार्यालय किराया खाता, स्टेशनरी खाता, यात्रा खर्च व्यय, ग्राम संगठन सहायिका मानदेय, सक्रिय महिला का मानदेय खाता, सामुदायिक स्थायित्व पूर्व कृषि खाता, बैंक कमीशन खाता, ग्राम संगठन संपत्ति खाता, व्यय खाता। ये खातों के नाम लिखे। अब हमें कौन सा खाता काम में लेना है, किस प्रकार लेना है, वो तो हमें साधारण खाता भाई में जो जो खाते हमारे काम में आते हैं केवल उन्हीं को उपयोग में लेना है, उसके अलावा कोई खाता काम में नहीं लेना। और सबसे बड़ी बात, इन खातों को जो लिखने का तरीका रहेगा वो क्या रहेगा, सब उसको लिखने से पूर्व हमें इन खातों को पूर्व सभी खातों को हमें 4 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। और वो 4 भागों में डिवाइड कैसे करेंगे वो हम एक बार देख लेते हैं। अभी हमने कुछ खाते शीर्षकों के नाम पढ़ रहे थे, परंतु उसके साथ साथ मैंने यही बताया कि इन खातों को हमें 4 भागों में डिवाइड करना है। अब वो 4 भागों में किस प्रकार डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से खाते कैसे लेने हैं, वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो हमारे 4 भाग आते हैं उसमें पहला पार्ट आता है हमारा आय का, दूसरा पार्ट आता है हमारा व्यय खाते का, तीसरा होता है संपत्ति, और चौथा होता है दायित्व। यानी कि 4 प्रकार के खाते हम लिखेंगे, लेकिन इन 4 खाते हैं कौन कौन से, थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। आय खाता पहला, आय खाते में जो राशि लिखी जाती है उस राशि को थोड़ा सा समझा जाना जरूरी है,
कि आय खाते में कौन सी राशि आती है। जो राशि ग्राम संगठन के अंदर एक बार आ जाती है और आने के बाद जिस संसाधन खाता बही के अंदर जिस खाते में उसका अंकन किया जाता है उसी खाते के अंदर उसका भुगतान नहीं होता। उदाहरण के तौर पे ये मान लेते हैं कि पैसा आता हुआ, अगर हमने एक पन्ना खोला आय खाते का, उस पन्ने के अंदर वो राशि आती हुई नजर आ रही, लेकिन उस पन्ने में वो वापस जाती हुई नजर नहीं आ रही। अगर कहीं जाती हुई नजर आएगी तो किसी और जगह आएगी, लेकिन उस पन्ने पर उसका जाना नहीं दिखाई देते। उदाहरण के तौर पर अगर हम मान लेते हैं तो आय में हमारा होता है समूहों से ऋण वसूल, समूहों से ऋण वसूल, ब्याज वसूल, ठीक है। समूह से ब्याज वसूल वाले कॉलम में क्या होता है, इस पन्ने के ऊपर केवल ब्याज आता दिखाई देगा, ब्याज जाता हुआ दिखाई नहीं देगा। और उसी प्रकार से हमारा व्यय खाता होता है। अब आय में तो पैसा आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन व्यय के अंदर वही पैसा जाता हुआ नजर आता है केवल। जैसे हम वीओए का मानदेय होता है, वीओए का मानदेय हम वापस देते रहते हैं हमेशा। कभी हम अगर आगे चल के वीओए अपना काम छोड़ देता है तो हम वीओए को ये थोड़े कहेंगे कि भाई तुमने काम छोड़ दिया, लाओ सारा पैसा वापस दो। यानी कि काम छोड़ने के बाद पैसा वापस नहीं देगा ना, इसका मतलब वीओए के पास पैसा चला गया, वापस नहीं आएगा, तो ये अपना खर्च में आ गया। कुछ कंडीशंस में होगा कि पैसा जा भी रहा है और आ भी रहा है। वो कंडीशंस कौन सी होगी, जैसे समूह को लोन दे दिया, समूह को पैसा उधार देने के पश्चात कुछ समय बाद वो पैसा किस्तों के रूप में वापस आ रहा है, यानी कि पैसा चला गया और उसके बाद वापस आ गया, तो वो आएगा हमारे संपत्ति में। इसी प्रकार दायित्व है, दायित्व के खातों के अंदर क्या होता है कि पैसा पहले आता है और फिर उसके बाद वापस चला जाता है। और इसके अलावा अगर कोई पैसा ग्राम संगठन को मिला है किसी जिम्मेदारी के साथ, तो वो पैसा उसी जिम्मेदारी के अंदर हमें काम में लेना पड़ता है। एक बार हम इसका छोटा सा परिभाषा के रूप में देख लेते हैं। आय के अंदर, आय खाते में राशि केवल आती हुई दिखती है और उसी खाते में भुगतान नहीं दिखाया जाता। ठीक है, आय खाते में राशि आती हुई दिखती है, केवल आती नजर आएगी, लेकिन उसी खाते में उसका भुगतान नहीं होगा। यानी कि जिस खाते में केवल पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है वो हमारा आय खाता। उसी प्रकार जिस खाते में पैसा जाता हुआ दिखाई देता है तथा भविष्य में कभी वापस नहीं होगा। यानी कि जिस खाते में केवल पैसा जाता हुआ नजर आता है लेकिन उसकी वापसी नहीं होती, उस खाते को हम व्यय खाता कहते हैं। तीसरा आता है हमारा संपत्ति। संपत्ति में वह पैसा जो कि एक बार जाने के बाद भविष्य में कभी ना कभी वापस आ जाए। यानी कि वह पैसा जो कि एक बार चला जाता है और जाने के बाद भविष्य में कभी ना कभी वापस आ जाता है। और उसी प्रकार
पैसा आने के पश्चात कभी ना कभी वापिस भुगतान होना हो, यानी कि पैसा आने के पश्चात कभी ना कभी वापस भुगतान होना हो। अगर हम थोड़ा सा इसका एग्जांपल देखें तो आय के अंदर समूह से प्राप्त ब्याज, जैसा कि समूह किसके साथ ब्याज देता है, तो ब्याज जो प्राप्त हो रहा है वो हमारा आय में, क्योंकि ब्याज को कभी भी समूह को वापस लौटाया नहीं जाएगा। नंबर 2, प्रवेश शुल्क, जैसे कि प्रवेश शुल्क एक बार ले लिया जाएगा और फिर ये वापस नहीं जाएगा। इसी प्रकार से बैंक से प्राप्त ब्याज, बैंक में समूह का खाता, ग्राम संगठन का खाता खुल रहा है, लेकिन ग्राम संगठन का जो खाते में जो पैसा पड़ा है उस पैसे में जो ब्याज आता है, क्या कभी खाता बंद करवाने पर वो पैसा वापस बैंक लेगा? नहीं लेगा ना, तो वो पैसा भी आय में आता है। उसी प्रकार से यदि हम व्यय की बात करें तो व्यय के अंदर VOA का मान दे, सफर खर्च, स्टेशनरी खर्च, जैसा कि 2-3 उदाहरण मैंने बताया। इन उदाहरणों में एक बार आप देखो कि इन लोगों को या इस चीज में अगर हम पैसा खर्च कर देते हैं तो क्या ये पैसा लौट करके आएगा? क्या VOA अपना काम छोड़ने के बाद पैसा वापस करेगा? कभी नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये पैसा एक बार चला गया और अब वापस लौट करके नहीं आएगा, तो ये हमारा व्यय हो गया। इसी प्रकार इसके अंदर खाता आता है समूह ऋण खाता। नंबर 2, CLF को भुगतान हिस्सा धन, CLF को भुगतान हिस्सा धन, जैसे कि समूह ने लोन लिया ग्राम संगठन से और उस लोन की अदायगी वापस किस्तों में हो रही है, यानी कि पैसा एक बार तो चला गया और फिर वापस लौट करके आ रहा है। उसी प्रकार CLF को भी हिस्सा धन भुगतान किया गया, लेकिन जिस दिन ग्राम संगठन CLF से अपनी सदस्यता खत्म करेगा तो ये हिस्सा धन वापस आएगा। तो ये चीजें होती है संपत्ति। इसके अलावा संपत्ति में 2 चीजें और आती है, जिसमें पहला नंबर आता है बैंक का, बैंक में शेष, और अगला नंबर होता है हाथ में शेष। ये राशि भी संपत्ति होती है। उसी प्रकार दायित्व के अंदर एक आता है हमारा CLF ऋण खाता, CLF ऋण खाता। दूसरा आता है हिस्सा धन। हिस्सा धन कौन सा? जो समूह से आया है। यहां पर CLF को भुगतान हिस्सा धन, यानी कि CLF को दिया था, और यहां से हिस्सा धन जो समूहों से आया है, समूहों से प्राप्त। अब CLF से कर्जा लिया है तो उस कर्जे को वापस चुकाना है, तो ये भी दायित्व है। और CLF और उसके अलावा समूहों से जो पैसा प्राप्त होता है हिस्सा धन का, अगर कभी समूह अपने सदस्यता रद्द करता है तो उसे ये पैसा लौटाना पड़ेगा, यानी कि पैसा एक बार तो ग्राम संगठन में आ गया और फिर वापस जा भी रहा है, तो इसका मतलब ये भी हमारा दायित्व है। इसी के अलावा आप लोगों को थोड़ी सी, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे खाते हैं, पता नहीं हो सकता हमने जिक्र करेंगे नहीं करेंगे, इतना तो समय होता नहीं, और हो सकता है आने वाले टाइम में कोई नया खाता पनप जाए। तो आपको केवल कुछ नहीं करना, आपको केवल एक ही चीज की एनालाइज करना है कि वो पैसा किस प्रकार का है। यदि उस पैसे को देखो कि वो पैसा
जिस खाते में आप लिख रहे हो उसी खाते में उसका भुगतान कर रहे हो या नहीं कर रहे। अगर पैसा आने के बाद भुगतान नहीं कर रहे तो वो हो गया आय, और यदि आने के बाद वापस भुगतान कर रहे हो तो वही पैसा हो गया दायित्व। और या फिर कोई ऐसा नया खाता जनरेट हो जाता है जिसमें आप भुगतान कर रहे हो, तो उसमें भी आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी कि भुगतान करने के पश्चात क्या वो पैसा वापस आ रहा है। अगर आ रहा है तो वो आपकी संपत्ति हो जाएगी, और नहीं आ रहा यानी कि चला गया, अब वापस नहीं आएगा, तो वो अपना व्यय हो गया। व्यय माने खर्चा। तो इस प्रकार से हमारे जो साधारण खाता बही है उनमें ये 4 प्रकार के खाते चलेंगे। एक आय का खाता चलेगा, एक व्यय, संपत्ति और दायित्व। कुल मिलाकर खाता शीर्षक अलग होगा, लिखने का तरीका इन चारों का अलग अलग होता है, और इन चारों के हिसाब से ही लिखने का तरीका हम बताएंगे अब अगली पुस्तक में। अब हम सीखेंगे ग्राम संगठन की 6 नंबर की पुस्तक साधारण खाता बही एवं प्राप्ति भुगतान। सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं हम। जिस पुस्तक में प्राप्ति भुगतान का विवरण अलग अलग खाता शीर्षकों के अनुसार लिखा जाता है उसे साधारण खाता बही एवं प्राप्ति भुगतान पुस्तक कहा जाता है। यानी कि जैसा कि इस परिभाषा से हम पता चल गया कि सारे खाते शीर्षक अलग अलग होते हैं और प्रत्येक राशि अलग अलग खाता शीर्षकों में लिखी जाएगी। इसके अलावा सभी खाता शीर्षकों की शेष राशि पता चल जाती है। कुल मिलाके कि प्रत्येक जो खाता शीर्षक है उसमें कितनी शेष राशि खातों में बची है या कितनी शेष राशि है उसका टोटल पता चल जाता है। इस पुस्तक की सहायता से तलपट बनाने में सहायता मिलती है। इस पुस्तक की मदद से आप ग्राम संगठन का तलपट आसानी से बना सकते हो, और ऑडिट में भी यही पुस्तक सबसे ज्यादा सहायक सिद्ध होती है। यानी कि ऑडिट के अंदर यदि आपने किताबें सभी सही से लिखी है और ये किताब भी आपने अच्छे से लिखी है तो 90% मदद आपको इसी पुस्तक से मिल जाएगी ऑडिट के दौरान। अब हम थोड़ा अभ्यास करते हैं कि साधारण खाता बही लिखनी कैसे है। उससे पहले एक बार अपन देख लेते हैं साधारण खाता बही की पुस्तक होती कैसी है। जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है ये हमारी साधारण खाता पुस्तक है, और इसके अंदर जो सबसे पहला पन्ना आता है तो बिल्कुल आपको सिंपल सा नजर आ रहा होगा। इसमें पहला कॉलम है हमारा दिनांक, दूसरा कॉलम है विवरण, तीसरा नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या, चौथा प्राप्ति और पांचवा भुगतान, और अंत में शेष राशि। उसी प्रकार से हमने यहाँ पर 4 कॉलम 4 टेबल बनाई है। सेम उसी प्रकार दिनांक, विवरण, नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या, प्राप्ति, भुगतान और शेष। अब यहाँ पे हमने 4 क्यों बनाए? क्योंकि इनको लिखने के तरीके चारों अलग अलग है। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पिछले पार्ट में बताया था कि खाते 4 प्रकार के होते हैं, आय, व्यय, संपत्ति और दायित्व। आय के खाते में जिस खाता शीर्षक के नाम आते हैं सबको लिखने का तरीका एक होता है। उसी प्रकार से व्यय खाते के अंदर जो हमारे खाता शीर्षक आते हैं उनके सबके लिखने का तरीका भी एक होता है, और दायित्व वाले खाते के सभी खातों का लिखने का तरीका एक है, और संपत्ति वालों का भी एक है। यानी कि जो जिस कैटेगरी में आता है वो जैसे कितने भी खाते हो 1, 2, 5, 7 सबका लिखने का तरीका एक होता है। यहाँ पे हम उदाहरण के रूप में एक एक खाता शीर्षक लेके एंट्री करेंगे। उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं आय खाता। आय खाते में ले लेते हैं समूह से प्राप्त ब्याज, समूहों से प्राप्त ब्याज, प्राप्त ब्याज या वसूल ब्याज। यानी कि इस खाते में हम ब्याज की एंट्री ले लें। इसके अलावा हर खाते हमें सभी खाते अलग अलग बढ़ाने हैं। इसमें हमने ब्याज का खाता है, मान लेते 1/15 की मीटिंग है कोई, उदाहरण के तौर पे, उदाहरण में 15 ले लेते हैं, 15 नहीं 19 ले लेते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। 1 जनवरी 2019 की मीटिंग है। इसमें 5 समूहों ने ब्याज जमा कराया। 5 एसएचजी से प्राप्त, क्या प्राप्त हुआ? ब्याज, क्योंकि ब्याज का खाता है उसमें तो प्राप्त यही होगा। 5 एसएचजी से ब्याज प्राप्त हुआ तो मान लेते 1001 से हुआ तो 5 से कितना हुआ? 5000 रुपए। भुगतान में लग जाएगा डैश, अंत में टोटल शेष में आ जाएगा 5000।
इसी प्रकार से 1 फरवरी 19 की मीटिंग, यानी कि अब 1 महीना और निकल गया, अगली मीटिंग आ गई। अगली मीटिंग के अंदर फिर दोबारा 5 समूहों से ब्याज प्राप्त हुआ है। 5 एसएचजी से प्राप्त, कितना प्राप्त हुआ? 5000। तो टोटल कितना हो गया? 10,000। यहाँ पे आपको ये नहीं देखना कि मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, आपको तो वही लिखना है जो आपके ग्राम संगठन मीटिंग के दौरान एक्चुअल में टोटल ब्याज प्राप्त हुआ, वही लिखना है आपको। इसके बाद चलो एक एंट्री और ले लेते हैं, 3, यानी कि हम मार्च की एंट्री ले ली। वही 5 समूहों से फिर ब्याज प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हुआ? 5000। टोटल हो गया 15,000। जैसा कि मैंने बताया था, आय खाते में केवल पैसा आता हुआ दिखाई देता है, तो यहाँ पे देखो केवल पैसा प्राप्त ही हो रहा है, भुगतान नहीं हो रहा। और इस प्रकार से हर बार एंट्री बढ़ती जा रही है, 5, 5 से 10, 10 से 15, यानी कि योग होता जा रहा है। इसी प्रकार से आय के जो खाते हैं उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि प्राप्ति के कॉलम के अंदर राशि लिखनी है और शेष में जोड़ते चले जाना है, भुगतान का कॉलम काम नहीं आता। इसी प्रकार से अब आते हैं हम व्यय खाते पर। व्यय खाते में ले लेते हैं हम VOA का मानदेय। तारीख ले लेते हैं 1/1/19। 1/1/19 का मतलब, अब इसमें हम एंट्री डालेंगे दिसंबर 2018। दिसंबर 2018 का मतलब हो गया कि इसको VOA को जो मानदेय मिलेगा वो दिसंबर 2018 का दिया जाएगा। अब यहाँ देखिए कहाँ लिखेंगे हम ब्याज मानदेय को, ये 500 रुपये हमने मानदेय लिखा। इस बार प्राप्ति का कॉलम का उपयोग नहीं करना, 500 रुपये और शेष के अंदर भी 500 रुपये। फिर उसके बाद 1 फरवरी 19 की मीटिंग में हम देंगे जनवरी 19 का मानदेय। जनवरी 19, 2019 लिख लो या 19 एक ही बात है। इस बार फिर हमने दे दिया 500 रुपये, टोटल हो गया 1000 रुपये, यानी कि टोटल 1000 रुपये अब तक VOA को भुगतान हम कर चुके हैं। इसी प्रकार से एक एंट्री और ले लेते हैं, 1 मार्च 19, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा फरवरी 2019। इस एंट्री से ही पता चलता रहेगा हमने उसको मानदेय कब का दिया है। 500 रुपये, टोटल हो गया 1500। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम प्राप्ति का कॉलम यूज नहीं कर रहे, केवल भुगतान का कॉलम यूज कर रहे हैं और शेष में जोड़ते चले जा रहे हैं। तो आपको इस कॉलम में बस जितने भी व्यय के खाते हैं सब में इसी प्रकार से काम करना है। जो भी राशि आपको लिखनी है, भुगतान में राशि लिखनी है और शेष में जोड़ते चले जाना है। अब आते हैं हम संपत्ति वाले में। संपत्ति में बहुत सारे खाते आते हैं, उनमें से एक खाता हम ले लेते हैं, समूह ऋण खाता। समूह ऋण खाता, समूह ऋण खाता। तो सबसे पहले समूह ऋण खाते में, अब इसमें मैंने आपको जैसा बताया था कि पहले पैसा जाता है और उसके बाद आता है। तो यहाँ पे जो हम तारीख ले लेते हैं 1/12/2018, यहाँ पे लिखेंगे हम 5 SHG को नया ऋण। आप चाहो तो इसमें अगर मान लो सिंगल SHG को लोन दे रहे हो तो आप तो SHG का नाम भी डाल सकते हो, 2 SHG को दे रहे हो तो 2 SHG का भी नाम लिख सकते हो। लेकिन अगर ज्यादा है तो ज्यादा के लायक इधर जगह नहीं होती, तो हम डायरेक्ट काउंटिंग लिखेंगे। फिलहाल 5 SHG को नया ऋण दिया है। अब दिया है तो हम कौन सा कॉलम उपयोग में लेंगे? भुगतान, क्योंकि भुगतान किया है। तो 5 समूहों को दिया है 2.5 लाख रुपए, 50,000 50,000 सबको, तो शेष में भी आ जाएगा 2,50,000। प्राप्ति का कॉलम काम में नहीं आएगा। फिर इसके बाद 1 जनवरी 2019 की मीटिंग, तो 5 SHG से किस्त वसूल। क्या हुआ? 5 SHG से किस्त वसूल हुआ। तो इस बार भुगतान वाले में तो डैश लग जाएगा और प्राप्ति में एक समूह से 2000 किस्त आई तो 5 समूहों से टोटल आ गया 10,000 रुपए। इस प्रकार हमारी शेष राशि बची 2,40,000। फिर इसके बाद एक उदाहरण और ले लेते हैं। 1 फरवरी
2019। फिर उसके बाद 5 एसएचजी से किस्त वसूल, यानी कि 5 समूह से फिर किस्त आ गई। किस्त आई वही 2,000 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए किस्त आई है। तो अब की बार बचा 2,30,000। चलो एक एंट्री हम और लेते हैं। इस बार क्या हुआ है कि एक नया समूह था जिसको 50,000 लोन भी दिया है और समूह से किस्त भी आई है। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? सबसे पहले हम किस्त की एंट्री करेंगे। 5 एसएचजी से किस्त वसूल 10,000 रुपए, 2,20,000। और जो फिर दोबारा तारीख वही डालेंगे, हम वही तारीख डालेंगे। और जो नया एसएचजी है उसका नाम है, कुछ भी रख लेते हैं, रामदेव एसएचजी। रामदेव एसएचजी को नया ऋण, कितना ऋण दे दिया? 50,000। 50,000 जो दिया है, देने का मतलब है भुगतान किया, तो भुगतान में लिखेंगे, प्राप्ति का कॉलम काम नहीं आएगा। और पिछला लोन हमारा 2,20,000 रुपए बच रहा था, टोटल लोन हो गया 2,70,000। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब भी पैसा देंगे तो भुगतान में लिखेंगे और शेष में जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर 2,50,000 तो 2,50,000 हो गया, यानी कि आखिरी में 2,20,000 बचा था और नया लोन दिया 50,000 तो 2,70,000 हो गया, यानी कि हमने शेष में जोड़ दिया। लेकिन यदि हम किस्तें आ रही है और प्राप्ति में अगर हम कोई राशि की एंट्री कर रहे हैं तो प्राप्ति की राशि में लिखना है और शेष में घटाना है। ये हमारा संपत्ति वाले खातों के अंदर इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसी प्रकार अब हम चलते हैं दायित्व। दायित्व में हम खाता ले लेते हैं CLF ऋण खाता। CLF ऋण खाता, जैसा कि इस दायित्व के लिए मैंने बताया था कि पहले पैसा आएगा और उसके बाद जाएगा। तो पहले आने की एंट्री कर लेते हैं। 1/12/18 को नया ऋण प्राप्त। नया ऋण प्राप्त, कितना पैसा प्राप्त हुआ? 2,50,000। अब चूंकि पैसा प्राप्त हुआ, भुगतान नहीं हुआ, तो हम इसको डैश लगा लेंगे और शेष में भी 2,50,000 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले पैसा प्राप्त होगा उसके बाद वापस जाएगा। अब इसके बाद 1 जनवरी की मीटिंग में 1/1/19 किस्त भुगतान। किस्त भुगतान कर रहे हैं तो हम राशि लिखेंगे, भुगतान वाले कॉलम का उपयोग करते हुए 5,000 रुपए मान लो किस्त दे रहे हम, तो हमारी राशि बची 2,43,000 रुपए। फिर उसके बाद फरवरी की मीटिंग में फिर किस्त भुगतान कर दिया, इस बार फिर 5,000 और भुगतान कर दिए, तो 2,40,000 बचे। मार्च में क्या हुआ, एक नए समूह के लिए CLF ने ग्राम संगठन को और लोन दे दिया 50,000 रुपए, तो और किस्त भी आई है, यानी कि दोनों एंट्री है। तो पहले हम किस्त भुगतान की एंट्री लिखेंगे, किस्त भुगतान, तो ये हो गया 5,000, राशि बची 2,35,000। और 1 मार्च 19 नया ऋण प्राप्त। कितना पैसा प्राप्त हुआ? 50,000। तो इस प्रकार से टोटल लोन हो गया 2,85,000। तो इसके अंदर क्या हमने क्या देखा कि जब भी हम प्राप्ति में लिखेंगे तो शेष में जोड़ेंगे और जब भी भुगतान में लिखेंगे तो शेष में से घटा देंगे। इस प्रकार से हमारे चारों खातों को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है और इनके लिखने और बाकी के जो हमारे खाता शीर्षक है, जो जैसा कि मैंने परिभाषा के द्वारा बताया या थोड़ा सा एग्जाम्पल के द्वारा बताया, उन एग्जाम्पलों के द्वारा आप उनको अलग अलग लिख सकते हैं।